हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ पानी की कहानी। हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि पानी का सफ़र कैसे पूरा हुआ, किस तरह से धरती पर आया। तो इस कहानी को या फिर इस पाठ को लिखा है, इसके जो लेखक है वो है रामचंद्र तिवारी जी। तो चलिए आज पढ़ते हैं पानी की कहानी पाठ। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मतलब यहाँ पर ना लेखक बता रहे कि मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहीं जा रहा था, आगे बढ़ा तो मेरे हाथ पर बेर की झाड़ी, बेर मतलब एक पेड़ होता है, फ्रूट होता है ना बेर, उसकी जो उसका जो पेड़ होता है, उसकी जो झाड़ियाँ होती है, उस पे से एक मोती की जैसी पानी की जो बूंद है वो मेरे हाथ पे आके गिर गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। तो यह लेखक जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरे हाथ पर एक छोटी सी ओस की बूंद आकर के मेरी कलाई पर आके गिरी और कलाई से सरक कर मेरी हथेली पे आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेरी कलाई पर एक छोटी सी ओस की बूंद आके गिरी और वो गिर के सरक के मेरी हथेली के ऊपर आ गई। उसके बाद वो मेरी हथेली पर ठहर गई, वहीं पर रुक गई। और थोड़ी देर बाद ही ना मुझे कुछ तारों के झनकार की सी आवाज़ आने लगी। तो मुझे लगा कि कोई कुछ बजा रहा होगा। लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा कि कोई है ही नहीं वहाँ पर, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये जो आवाज़ है, ये जो स्वर है, मेरी हथेली पर से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो जो ओस की बूंद मेरी हथेली पर आई थी ना, उसके दो पार्ट हो गए, मतलब वो दो बूंदों में टूट गई। उसके दो पार्ट हो गए, दो कण हो गए उसके, और वो दोनों हिल हिल कर आपस में बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। वो दोनों ऐसे हिल रहे थे, तो उनको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो आपस में दोनों कण मिलके बातें कर रहे हो। तो ये उनकी आवाज़ थी, उनका ये स्वर था। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा ना गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। मतलब कि यहाँ ना लेखक बता रहे हैं कि वो जो ओस की जो दोनों बूंदें थी ना, वो बोल रही थी, उनकी सुरीली आवाज़ थी और वो बोल रही थी। उन्होंने पहली बार बोला सुनो सुनो, तो मैं तब तो चुप रहा, लेकिन उनकी आवाज़ फिर से मुझे आई कि सुनो सुनो। तब मैंने कहा कि कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी? मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तो यहाँ पर ना वार्तालाप चल रहा है, बातें चल रही है ओस की बूंद और लेखक के बीच में। तो यहाँ पर जो ओस की बूंद है वो लेखक से बोल रही है कि मैं ओस की बूंद हूँ। लेखक ने कहा कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तो फिर उसकी बूँद ने कहा कि लोग मुझे पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। लेखक ने कहा मालूम है। फिर वो उसकी बूँद ने कहा कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तब लेखक ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। बेर के पेड़ से कोई पानी थोड़ी निकलता है, पानी का फव्वारा थोड़ी निकलता है जो तुम वहां से आई हो। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। तो यहाँ पर बूंद कह रही है, पहले तो बूंद को बड़ा दुख हुआ, ऐसा उसको फील हुआ, ऐसा इस लेखक को एहसास हुआ कि मैंने जब ये कह दिया ना कि तुम झूठ बोल रही हो, बेर के पेड़ से नहीं आई हो, तो बूंद को लगा कि उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और उसे दुख हो रहा है इस बात का। उसके बाद ओस की बूंद ने कहा कि मैं इस पेड़ की के पास भूमि पर बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोल रही थी, मतलब वहां जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, कण थे, उनको मैं देख रही थी। एकाएक पकड़ी गई। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कैसे पकड़ी गई? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, यहाँ पे ना ये बूंद बात कर रही है, ओस की बूंद बोल रही है, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं
और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ओस की बूंद ये सारी बातें बता रही है अपने बारे में कि जो तुम देख रहे हो ना वो पेड़, वो जितना बड़ा ऊपर से है उतना ही बड़ा वो ज़मीन के नीचे भी है। और ज़मीन के नीचे उसकी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी जड़ें हैं और उन जड़ों में ना रोए हैं। रोए मतलब अब जो जड़ होती है ना पेड़ के नीचे जो उसके रूट्स होते हैं उसमें हल्के-हल्के रोए जैसे होते हैं। और वो क्या बता रही है ओस की बूंद कि उस जड़ों में जो पेड़ की जो जड़ है उसमें असंख्य मतलब अनगिनत जिसकी कोई संख्या ही नहीं है, इतने जलकण और भी हैं, बहुत सारे मेरी तरह छोटे-छोटे जल के कण हैं और वो बलपूर्वक पृथ्वी में उन्हें खींच लेती है। कौन खींच लेती है? किसकी बात हो रही है? पेड़ की जड़ों की। कि जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की बूंदों को अपने बल से पृथ्वी के अंदर खींच लेती है। कुछ को तो वो एकदम से पकड़ लेती हैं और अंदर ही खींच लेती हैं और कुछ को एकदम खा जाती हैं। और जो उनको नहीं चाहिए, जितना पानी उनको नहीं चाहिए या जितने जल की बूंदें उन्हें नहीं चाहिए, उनको वो बाहर निकाल देती हैं। ठीक है? अब क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काँपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अब यहाँ पे ना ओस की बूंद बता रही है कि हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। मतलब मैंने जो अपने आप को ना भूमि के अंदर दबा लिया था और वहीं पर मैं अपने बड़े आराम से, बड़े आनंद से वहीं घूम रही थी कि अचानक क्या हुआ कि जो पेड़ की जड़ों का एक रोया था और उसने मुझे छू लिया। मैं काँपी और मैं जैसी दूर भागने लगी, उसने मुझे पकड़ लिया रोए ने और मैं खिंच गई वहीं पर ही, मैं रोए में खिंची चली गई। अब यहाँ पर लेखक पूछता है फिर क्या हुआ? मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई। मैं एक कोठरी में बंद थी। ये बात सारी जो है ये फिर से ओस की बूंद बता रही है कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो कोई हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे और एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। तो ये सारी बात जो है फिर से ओस की बूंद बता रही है कि मैं एक कोठरी में बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा है और कोई आगे से मुझे अपनी ओर खींच रहा है और वहाँ पर ही मेरा एक भाई और लाया गया, मतलब एक बूंद और वहाँ पर आ गई। उसके लिए जगह बनाने की वजह से मुझे आगे और पीछे किया जा रहा था। मैं दोनों के बीच में ना पिस गई थी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे उसकी बुन फिर बताती है कि मैं लगभग 3 दिन तक यही सांसद भोगती रही। यानी कि 3 दिन तक मेरे साथ यही चलता रहा। कोई मुझे आगे से खींच रहा था, तो कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा था। मैं पत्तों के नन्हे-नन्हे छेदों से होकर जैसे-तैसे जान बचाकर भागी। ठीक है? मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊँगी। अब यहाँ पर उसकी बूँद कहती है कि मैं जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर पत्तों के ऊपर पहुँची और मैंने ये सोचा कि जैसे मैं पत्ते के ऊपर जाऊँगी तो वहाँ से मैं उड़ जाऊँगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देता है जा चुका है। क्योंकि सूर्य की जो गर्मी होती है उसी से पानी भाप बन के उड़ जाता है ना, तो उसको लगा कि मैं पत्ते के ऊपर आ जाऊंगी और सूरज की गर्मी से मैं उड़ जाऊंगी। लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसको पता चला कि अब तो रात होने वाली है। तो जो सूर्य है जो हमें उड़ने की शक्ति देता है वो तो जा चुका है और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही। तो क्या कहती है उसकी बूँद कि मैंने फिर अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा किया और मैं वहीं पत्ते के ऊपर ही सिकुड़ कर पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो यहाँ पर उसकी बूँद बताती है कि मैंने जैसे ही तुम्हें देखा तो मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हुई, मेरी जान में जान आई और मैंने सोचा कि मैं आपके हाथ के ऊपर कूद जाऊँ, अपनी रक्षा कर लूँ, तो मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर आ गिरी। ठीक है? इसके बाद इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जब तक तुम मेरे हाथ में हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है, ये उसकी बुन कह रही है। मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। तो यहाँ पे ओस की बूंद कह रही लेखक को कि जब तक सूरज ना निकले तब तक मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी
और मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक तुम मेरी रक्षा करो, और मेरे अंदर फिर सुबह होते उड़ने की शक्ति आ जाएगी, और फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगी। तो तुम उस कहानी को पूरा सुनो, तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि मैं तुम्हारे हाथ पर पड़ी हूँ, क्योंकि तुम मेरी कहानी में खो जाओगे। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि ठीक है, सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हर्दजन, हर्दजन मतलब हाइड्रोजन, और ओशजन, ओशजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो यहाँ पर ना ओस की बूंद जो है ना अपनी बात बता रही है, अपनी कहानी सुना रही है कि कैसे कैसे मेरा उद्गम हुआ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हर्दजन यानी कि हाइड्रोजन और ओशजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो यहाँ पर ना ओस की बूंद बता रही है कि मेरा उद्गम कैसे हुआ, मैं किस तरह से आई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिलाप होने से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये आपको ओस की बूंद बता रही है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। तो ओस की बूंद बता रही है तो कि क्या क्या हुआ, वो पूरी अपनी ना कहानी बता रही है लेखक को कि जो सूर्यमंडल था वो अपने निश्चित मार्ग पर, जैसे वो चक्कर काटता है ना, उस तरह से चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ये तब की बात है जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह और उपग्रह प्लैनेट्स बन रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ पर ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? यहाँ पर ये बात जो है लेखक पूछता है ओस की बूंद से, क्या तुम्हारे सूर्यमंडल में अब तुम्हारे पुरखे पूर्वज है नहीं? तब ओस की बूंद कहती है उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। यानी कि उनके जो वंशज है, उनके जो पूर्वज है, वो अपनी भयावह लपटों से उनके मुख को उज्जवल उज्जवल करते हैं, यानी उनको उनके मुख पर पड़ रहे हैं वो। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। अब वो बता रही है कि किस तरह से मेरे जो पूर्वज थे वो बहुत ही खुश होकर सूरज पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा और उनकी आंखें चुंधियाने लगी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे जितने भी जो पूर्वज थे, मेरे जो पुरखे थे, वो जब सूर्यमंडल पर की धरातल पर थे तो वहां पर उनको बहुत तेज एक बहुत ही प्रकाश का पिंड दिखाई दिया। इतनी तेज उसकी रोशनी थी कि उनकी आंखें जो है वो चुंधियाने लगी। जैसे बहुत तेज सूरज की तरफ देखते तो हमारी आंखें बंद होने लगती है ना, उस तरह से यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। वो जो पिंड था वो सूरज की तरफ बढ़ता जा रहा था। ज्यो-ज्यो पास आता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य के लाखों गुना बड़ा था। ये जो पिंड था वो सूरज से बहुत बहुत बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ उसकी बूंद बता रही है कि वो इतना बड़ा था कि जैसे जैसे वो आगे आ रहा था उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और उससे सूरज डर रहा था, कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस पिंड से टकराकर जो हमारा जो सूर्य है वो पूरा चूर्ण हो जाएगा, यानी बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूमा चला गया। मतलब सूरज से बहुत दूर ही रहा और वहीं पर ही घूम चला। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। पर उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सूरज का एक पार्ट जो है वो टूट गया और उसके पीछे पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और उसके कई टुकड़ों में वो टूट गया। सूरज का जो टूटा हुआ पार्ट गया था ना उसके पीछे, वो इतना भारी खिंचाव को संभाल नहीं सका, इतनी तेजी से वो खींच कर ले जा रहा था पिंड कि वो कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी पर है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। मतलब जो सूरज है ना वो उसका उसी सूरज के का टूटा हुआ एक पार्ट है जो शुरू में एक आग का गोला था। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब यहाँ पर ना लेखक पूछता है कि उन लपटों से तुम पानी कैसे बन गई? वो तो भाई बहुत ही तेज लपटें थी आग जैसी, तो तुम पानी कैसे बनी? तो फिर यहाँ पर बताती है उसकी बात, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, हमारा जो पृथ्वी थी वो ठंडी होती चलेगी। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हर्जन और ओशजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। मतलब मैं इन दोनों के मिलने से पानी बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलने के कारण पानी की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना रहा, ये जो दोनों मिले तो ये पानी में बदल गए।
और मुझे उत्पन्न कर दिया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रही, एक स्टीम की तरह, एक धुंध की तरह मैं पृथ्वी के चारों तरफ घूमती फिरती रही। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। तो वो ओस की बूंद कहती कि उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जब मैं भाप थी थोड़ी देर बाद, थोड़े कुछ समय बाद, मैं जब मुझे होश आया तो मैं एक बर्फ के रूप में थी, मैं बर्फ बन गई थी। मेरा शरीर पहले भाप में था, वह अत्यंत छोटा हो गया था, वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था, मतलब इतना छोटा हो गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। तो यहाँ भाप बताती है कि मैंने जब देखा चारों तरफ मेरे जितने भी साथी थे वो सभी बर्फ बन गए थे। यहाँ तक दृष्टि जा जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। मतलब मेरे जितने भी साथी थे वो सभी बर्फ बन गए थे। जहाँ तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही थी। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, मतलब हम बहुत ही सुंदर लगते थे। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। मतलब मेरे कितने साथी ऐसे भी थे जो आंधी जब आती थी तो वो उड़ना शुरू हो जाते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा। तो ये बात कौन बोलते हैं? लेखक बोलते हैं उनसे, बात उनकी कहानी सुनते हुए ओस की बूंद की, कि ये तो बड़ा आनंद का समय रहा होगा, बड़ा मजा आता होगा। तो ओस की बूंद कहती है बड़े आनंद का। फिर लेखक ने कहा कितने दिनों तक? फिर ओस की बूंद ने बताया कई लाखों वर्ष तक। यहाँ लेखक बोलता कई लाख? तो ओस की बूंद ने कहा हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब कि मैं मुझे यहाँ पे आने में कई लाखों वर्ष लगे हैं। दाल में नमक के समान मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम नहीं दिया है, बहुत लंबा समय है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मुझे उससे बात कर रहा था मैं ओस की बूंद से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने आप को बहुत ही धन्य माना और मैंने ओस की बूंद के प्रति जो मेरी श्रद्धा थी वो बढ़ती चली गई उसकी बातें सुन करके। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? तो ये कौन बोल रहा है सारी बातें? ओस की बूंद कह रही कि हम जब शांति से एक जगह बैठे हुए थे तो एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सब जो है सरक रहे हों, हम कहीं आगे आगे खिसक रहे हों और सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। मतलब सब डरने लगे कि अब क्या होगा, हम सरकते जा रहे हैं। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों से तो हम बड़ा आनंद फील कर रहे थे, एहसास था हमें। अब हमें लगा कि ये दुख का समय आ गया है। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। तो बहुत टाइम बाद इन्हें पता लगा कि हमसे दबकर जो हमारे नीचे की जो बर्फ है वो पिघलने लगी है, मतलब वो पानी बनती जा रही है और उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है, मतलब वो बर्फ नहीं रहे हैं, वो पिघलते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं, क्योंकि नीचे पानी हो गया तो हम उसके ऊपर फिसल रहे हैं, इसलिए हम आगे सरक रहे हैं। तो यहाँ उसकी बूंद कहती है मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। कई मास मतलब कई महीनों तक, कभी समुद्र में इधर कभी उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत गर्म गर्म धारा यानी बहुत गर्म लपटें आने लगी। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उनकी उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए, धारा बहुत गर्म होती है ना, तो उसको हम ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी, उसकी गर्मी को अपने अंदर ले लिया। तो इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी। अब जब गर्मी हमसे टकराई, हम गर्म हुए तो हम भी पिघलने लग गए और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो क्या हुआ, फिर मैं पानी बन गई और समुद्र में वापस से मिल गई। समुद्र का भाग भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णातीत है। उसने कहा कि जब मैं समुद्र में गई तो मैंने जो दृश्य देखा तो वर्णातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। उसमें निरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया।
जी मचलने लगा, पर धीरे-धीरे सब सहन हो गया। मतलब ये ओस की बूँद बता रही है कि जब मैं समुद्र में जाके मिली तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ सिर्फ़ मेरे बंधु, मेरे दोस्त हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे जीव भी हैं और बहुत ही सारे जीव हैं और उस समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही खारा है, उसमें बहुत सारा नमक है। पहले तो मुझे वो खारापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे-धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। ये सब ना ओस की बूँद बता रही है, ठीक है? तो एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, मतलब मैं समुद्र के बिल्कुल नीचे चली गई। मार्ग में मैंने विचित्र-विचित्र जीव देखे। समुद्र के अंदर मैंने बहुत सारे जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे-धीरे रेंगने वाले, जैसे घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई-कई मन भारी कछुए, मन भारी मतलब बहुत भारी वाले, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे। ऑक्टोपस होता है ना जिसके 8 हाथ होते हैं, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। तो ये ओस की बूँद बता रही है कि जब मैं पानी के समुद्र के अंदर गई, गहराई में गई तो मैंने वहाँ पे अलग-अलग तरीके के जीव देखे। और मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुँच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। अब यहाँ उसकी बूँद कहती है कि समुद्र के अंदर तो बहुत अंधेरा था, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता था, बहुत ही बल लगाना पड़ता था तब मैं नीचे देख पाती थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। वो ऐसा सोच रही थी कि समुद्र के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। अब उसने जल के अंदर, समुद्र के अंदर एक ऐसा जीव देखा जिसके अंदर लाइट जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लालटेन लेके घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, जो इसे मार्ग दिखलाती थी। अब वो उसने एक ऐसी मछली देखी जिसके अंदर से लाइट निकलती थी, जो इसे रास्ता दिखा रही थी। ओस की बूंद को इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी-छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भरकर उनका भोजन करती थी। मतलब इसके जो रोशनी से, इसके प्रकाश से बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब वो चमकदार मछली भूखी होती थी ना, तो उन्हीं को खाकर अपना पेट भर लेती थी। तो ये सब बातें सुन कर के जो लेखक है वो कहते हैं विचित्र है, यानी बहुत अजीब बात है। अब यहाँ पर उसकी बूँद कहती है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तह में पहुँची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। जब वो बिल्कुल नीचे गई तो उसने वहाँ क्या देखा, उसकी बूँद कि वहाँ पर भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं, मतलब बहुतायत यानी बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। नाना प्रकार मतलब बहुत सारे तरीके के, जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। कि वो ऐसे जीव है जो नीचे ही पड़े रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, ऊपर नहीं आते। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे, मुझे बहुत साल लग गए सब कुछ देखने में। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है, क्योंकि मैं बहुत नीचे जा चुकी थी। पहले तो मेरा मन आया कि मैं वापस ऊपर चली जाऊँ, और उसकी बूँद कहती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही असंभव है, मैं ऊपर नहीं जा सकती। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, मतलब मेरे इतना पानी था कि मुझे ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, भूमि के अंदर जाकर के, और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे-पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या था कि ये वो कहती है ओस की बूँद, मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे-पीछे चट्टान में घुस गई। वहाँ पर एक चट्टान थी, मैं उसके अंदर चली गई अपने भाइयों के पीछे-पीछे। और कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में से निकल गए और एक स्थान पर इकट्ठा हो गए हम सब। यानी सारी ओस की बूँदें एक स्थान पर इकट्ठी हो गई। होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, मतलब कुछ मेरी साथी जो थे, मेरी उसकी बूंदी जो थी वो कहती थी कि हमें यहीं पड़ा रहना चाहिए, पर परंतु हम में से कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे।
मतलब हम बाहर निकलने की खोज करेंगे और पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या क्या छिपा है। तो वो कहने लगी कि हम अंदर ही अंदर पृथ्वी में देखेंगे पृथ्वी के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। ठीक है, ये देखो समुद्र का पानी। अब शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। मतलब वहां पे कोई भी चीज ठोस नहीं थी। वहां क्या था, बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जा रहे थे। अब वो देखते चले गए कि धरती के अंदर और क्या क्या है। इसी को देखते देखते हुए नदी के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि वहां एक दुर्घटना भी होते होते बची है, एक एक्सीडेंट होते हुए बचा है। उसके बाद वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ते चली जा रही थी, ओस की बूंद और उसके साथी। इससे अचानक एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमें अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हृदजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल पड़ी। अब ये क्या कह रही है कि हमारे अगवा कांपे, मतलब हम लोग बहुत डर गए। देखते देखते हमारा शरीर जो है, उन्होंने देखा कि बाकी के पानी का शरीर जो है वो ओसजन और हydrogen में वापस से अलग अलग हो गया। कुछ हाइड्रोजन बन गए और कुछ ऑक्सीजन बन गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, मतलब हम बहुत डर गए और हम आगे चले गए, एक और निकलकर भागने लगे। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। मतलब जिस जगह वो पहुंच गई उसकी बूंदे अपने साथियों के साथ, वहां पर क्या था, पृथ्वी में बहुत तेज कुछ हिल रहा था और इतनी तेज से धमाका हुआ कि हम जो पानी की जो बूंदे थी, हम जो ओस की बूंदे नीचे थी, वो एकदम से बाहर फेंक दी गई। हम ऊंचे आकाश में उड़ते चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार-बार इच्छा होने लगी। मतलब जो ज्वालामुखी निकलती है ना, तो उसको उसकी वो बात कर रही है उसकी बूंद कि हमने क्या देखा, एकदम से पृथ्वी फटी और उसमें से धुआं, रेत और पिघली हुई बहुत सारी धातुएं निकलने लगी है। बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे धातुएं, सोना, चांदी सब निकलने लगा है। ठीक है, ये लिक्विड के रूप में। और ये ओस की बूंद कहती है कि ये जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, हमें उसको बार बार देखने का मन किया। तो अब यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। वो कहती है कि जब हम थोड़ा और ऊपर गए तो हमने वहां पर फिर से भाप देखी बहुत सारी। ठीक है, अब हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। मतलब आंधी उनकी एक पुरानी दोस्त है, तो उससे भी हम मिले। यहाँ आंधी चल रही थी। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। अब हम आकाश में स्वच्छंद किलोलें करते फिरते थे। मतलब हम आकाश में बिल्कुल स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता से घूम रहे थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मतलब जब सभी जलकणों से हम मिल गए तो हम भारी हो गए और बूंद के रूप में नीचे आ गए। ठीक है, मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को बह चली। वो कहने लगी मैं आके पहाड़ पे गिर गई और मैली कुचैली हो गई और अपने साथियों के साथ बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। मतलब कह रही है कि जब हम पहाड़ों से गिरते हैं तो पानी की जो आवाजें आती है ना, तो उस आवाजों को निकालने में हमें बहुत मजा आता है। उसे हम भूल नहीं सकते। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर पहुंचे। हम एक बार बहुत बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर आके गिर गए। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। मतलब इतने फोर्स के साथ पानी नीचे गिरा कि जिस पत्थर पे वो गिरा वहां से पत्थर जो है टूट करके खंड खंड हो गया, यानी टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। मतलब कि जो तुम इतनी रेत देखते हो ना, तो ये रेत हम ही बनाते हैं पत्थरों को तोड़ तोड़ कर। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। तो वो पानी बता रही है, पानी की बूंद, कि जिस तरह हम मौज में आते हैं, जब हम बड़े खुश होते हैं और गिरते हैं ऊपर से, तो कितनी भी कठोर वस्तु हो, कोई भी कितनी भी सॉलिड चीज हो, वो हमारे प्रहार को सहन नहीं कर सकती, हम उसको भी तोड़ देते हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए।
मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। अब क्या कह रही है वो उसकी बून कि मैं हम तो इधर-उधर बिखर गए और मेरा मन था कि मैं बिल्कुल प्लेन लैंड को देखूं, समतल भूमि को देखूं। इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। मतलब वो बताती है कि हम किस तरह से भूमि पर आने लगे। कभी भूमि को काटते हुए नदी बना देते, तो कभी पेड़ों को खोखला करके उन्हें गिरा देते। बहते-बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची और मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली-काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दे आई। मतलब वो कहती है कि मैं बड़ी ही खुश होकर जब उधर गई किस मीनार से क्या काली-काली हवा निकल रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने दुर्भाग्य को ही बुला लिया हो। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने हाथ अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। तो जैसे ही मैं उधर पहुंची, तो मैंने क्या देखा, मैं अपने साथियों के साथ एक मोटे से नल में खींच ली गई हूँ, उसके अंदर चली गई हूँ। कई दिन तक कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही, एक नल से दूसरे नल में घूमती रही और मैं प्रति क्षण उसमें से निकलकर भागने की चेष्टा में लगी रही। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। अब वो कह रही है जैसे मैं नल से नल एक दूसरे नल में पहुंच रही थी, तभी रात के समय में ऐसी जगह पहुंची जहां से वो नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। तो जैसे मैं उस टूटे हुए नल में से निकल के भागी और मैं पृथ्वी के अंदर ही घुस गई, उसमें समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। और वो बेर के पेड़ पर कैसे है, जहां से वो स्टार्टिंग में मिली थी लेखक को, कि वो अंदर ही अंदर घूमती रही और इस बेर के पेड़ पर आ गई और वह वहीं रुकी। सूर्य निकल आए। अब यही सारी कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई और सूरज निकल आया। उसके बाद बस मैंने कहा, यहाँ पर लेखक ने कहा बस, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। अब उस ओस की बूंद ने कहा कि तुम अब मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि अब सूरज निकल आया, मैं सूख जाऊंगी, मैं उड़ जाऊंगी। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो ये जो पूरी कहानी थी, इसको इसके जो लेखक है वो है रामचंद्र तिवारी जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।